क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्राउनी ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ। जो ब्राउनी ट्यूब होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के रूप में किसकी एफिशिएंसी को बताने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीट स्टरलाइजेशन। अब यदि हम बात कर लेते हैं ब्राउनीज ट्यूब के बारे में, ब्राउनीज इंडिकेटर के बारे में, तो जो ब्राउनीज ट्यूब होते हैं वो एक छोटा सा ट्यूब होता है, स्मॉल ग्लास ट्यूब होता है जिसमें कि रेड हीट सेंसिटिव डाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, यानी डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, जो सर्टेन टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो उसमें ये इसका जो कलर होता है वो रेड से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और इसको इन्वेंट किया गया था अल्बर्ट ब्राउनी लिमिटेड के द्वारा 1930 में, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। आपको पूछा जा रहा है स्टरलाइजेशन में, ऑटोक्लेव में जो स्टरलाइजेशन होता है उसकी इफिशियंसी को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। जो स्टेरोथर्मोफिलस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोक्लेव के स्टरलाइजेशन में एफिशिएंसी को दर्शाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको कभी हॉट एयर ओवन पूछ लिया जाएगा ऑटोक्लेव की जगह पे, तो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, एक नॉन टॉक्सोजेनिक स्ट्रेन जो होंगे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के, उसका इस्तेमाल किया जाता है हॉट एयर ओवन के लिए, ठीक है। ये दोनों जो हैं एक बायोलॉजिकल स्टरलाइजेशन इंडिकेटर के रूप में ये वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट पेस्चराइजेशन। आप पूछा जा रहा है जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से पेस्चराइजेशन के लिए कौन सा सही होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट किल्स ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट थर्मोडायरिक बैक्टीरिया। जो थर्मोडायरिक बैक्टीरिया होते हैं उनको छोड़ के ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको ये किल कर देता है, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन में क्या होता है, जो वायरस होते हैं, मोस्टली जो वायरस होते हैं उन सबको ये तो इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। और साथ में जो बैक्टीरिया या फंगी जो होते हैं जो वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं वो इसको बिल्कुल 97 to 99% उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एंडोस्पोर होते हैं या थर्मोडोरिक जो स्पीसीज होते हैं उसको ये किल नहीं कर पाता, ठीक है। और साथ में कॉक्सिला बर्नेटी, आपको याद रखना है, इसको ये किल नहीं कर पाता पेस्चराइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टरलाइजेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज डन बाय। आपको पूछा जाए जो फाइबर ऑप्टिक होते हैं उसका स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटरलडिहाइड। अब यदि हम फाइबर ऑप्टिक के बारे में बात करें तो फाइबर ऑप्टिक जो होता है एक फ्लैक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है जो कि हाई क्वालिटी के ग्लास यानी सिलिका से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है, जिसका इस्तेमाल लैरिंगोस्कोप के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग ग्लूटरलडिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पूटम कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट। आपको पूछा जा रहा है जो स्पूटम होते हैं उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है किसको छोड़ के, सारे के द्वारा किया जाता है, तो किसको छोड़ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोहेक्सिडाइन, ठीक है। क्लोरोहेक्सिडाइन को छोड़ के बाद बाकी सबके द्वारा जो है हम लोग स्पूटम को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं स्पूटम के, तो स्पूटम के बारे में तो आपको पता है कि स्पूटम में जो होते हैं बहुत सारे सस्पेक्टेड पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकल बैसिली है। और ये जो होगा इसको एप्रोप्रिएट टेक्निक के द्वारा इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो हम क्लोरोहेक्सिडाइन है ये एक स्किन एंटीसेप्टिक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बर्न के लिए या हैंड डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। ये कोई मैक्रो बैक्टीरियासाइडल तो है नहीं, तो इस कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो स्पूटम होता है उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है ऑटोक्लेविंग के द्वारा, हम लोग कर सकते हैं, एक आइडियल मेथड है ये ऑटोक्लेविंग, ठीक है। अदर मेथड के बारे में यदि हम बात कर लें तो उसमें जो होता है क्रिसोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बर्निंग मटेरियल होता है क्रिसोल 5% या फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके द्वारा भी हम लोग उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं स्पूटम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्जिकल ब्लेड इज स्टरलाइज्ड बाय। आपको पूछा जा रहा है जो सर्जिकल ब्लेड होते हैं उसको स्टरलाइज किया जाता है किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोक्लेव। अब यदि हम बात करें
ऑटोक्लेव के बारे में, तो ऑटोक्लेव जो होता है मेटल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं जैसे सर्जिकल ब्लेड हो जाएंगे, तो इन सब को बेटर स्लाइस करने के लिए जो होता है हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डैमेज नहीं होते हीट के द्वारा, हीट और स्टीम और जो प्रेशर होते हैं मॉइस्चर, तो इनके द्वारा वो डैमेज नहीं होते हैं। तो उस कारण से स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग स्ट्रीम मेथड यानी ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हॉस्पिटल ड्रेसिंग इज बेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय। आपको पूछा जा रहा है जो हॉस्पिटल ड्रेसिंग होते हैं उसको डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है किन के द्वारा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा जो इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोजल से पहले उसको ट्रीट किया जाता है ऑटोक्लेविंग के द्वारा, उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल्ड स्टरलाइजेशन। आपको पूछा जा रहा है जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोल्ड स्टरलाइजेशन का फॉर्म कौन सा होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी गामा रेज एंड बीटा रेज। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं एज अ कोल्ड स्टरलाइजेशन की तरह वर्क करते हैं। अब यदि हम बात कर लेते हैं तो आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे कि एक्स रे हो जाएगा, गामा रे हो जाएगा, बीटा हो जाएगा या कॉस्मिक रे हो जाएगा, तो ये सब जो होता है ना हाईली लीथल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये घातक होते हैं डीएनए के लिए। ठीक है, क्योंकि इनमें जो होता है पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी भेदने वाली जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में ये जो मतलब इनमें कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल टेम्परेचर में कुछ वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, उस कारण से इस मेथड को हम लोग कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इस विधि में क्या होगा कि स्टरलाइजेशन का ये ऐसा विधि है जिसमें टेम्परेचर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि तो होती नहीं है, तो इस कारण से इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है हॉट एयर स्टरलाइजेशन में। तो कभी इंफ्रारेड के यदि बारे में आता है तो आपको याद रखना है कि ये हॉट एयर स्टरलाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, हीट लेवल इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर कैन बेस्ट स्टरलाइज बाय। अब पूछा रहा है जो हीट लेवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल सर्जिकल प्रोसीजर के लिए किया जाता है तो उसको स्टरलाइज किया जा सकता है किसके द्वारा, तो एक बेस्ट मेथड के बारे में, स्टरलाइज मेथड के बारे में पूछा जाए जिसके द्वारा हम इसको बेस्ट स्टरलाइज कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड गैस। ठीक है, जो इथिलीन ऑक्साइड गैस होते हैं वो मेनली ये जो होता है स्पोरिसाइडल होता है और ये लो टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस। तो इस कारण से इसको बेटर, जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ये जो हीट लेवल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए सब में से सबसे उचित उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चेस्ट फिजिशियन परफॉर्म bronchoscopy in the procedure room of OPD to make instrument safe for use in the next patient. Most appropriate method to disinfect the endoscope is by। आपको पूछा है जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं वो ब्रोंकोस्कोपी जब वो परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर को अपने रूम में ओपीडी में, तो इंस्ट्रूमेंट सेफ रहे अगले पेशेंट के लिए, तो उसके लिए उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है एंडोस्कोप को। किसके द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 20 मिनट। ठीक है, तो याद रखना है कि ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय रूटीन क्लोरिनेशन इज क्लासिफाइड अंडर। आपको पूछा जा रहा है जो डिसइंफेक्शन होता है वाटर का रूटीन क्लोरिनेशन में वो उसको किसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्री करंट डिसइंफेक्शन। अब प्री करंट डिसइंफेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो प्री करंट डिसइंफेक्शन क्या होता है कि ये इसको अप्लाइड तब किया जाता है इन्फेक्शन होने के पहले। ठीक है, यानी जब कंटामिनेशन हो उससे पहले ही इस प्रोसेस को अप्लाइड कर दिया जाता है, इस डिसइंफेक्शन प्रोसेस को। जैसे वाटर का क्लोरिनेशन हो जाएगा, मिल्क का पेस्टराइजेशन हो जाएगा, हैंड वॉशिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हैंड हमारा कंटामिनेटेड हो जाएगा उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे, ऐसा नहीं। तो कंटामिनेशन से पहले ही हम लोग जो है हमारा जो बॉडी है कंटामिनेट होने से पहले हम उसको स्टरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के प्रायर ही हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डिसइंफेक्ट कर देंगे। और इसमें ही आता है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। तो कॉन्करेंट वाले में क्या होता है कि जो भी
डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शियस जो मटेरियल होते हैं डिस्चार्ज होते हैं हमारे पेशेंट्स के बॉडी से, तो उस जगह पे वहाँ पे तुरंत उसके बाद तुरंत अप्लाइड कर दिया जाता है। जैसे कि स्पूटम, तो जैसे बॉडी से स्पूटम हमारे बॉडी से निकलता है तो उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। जैसे फीसेस है या वॉमिट है, यूरिन है, कंटामिनेटेड क्लॉथ्स हैं, तो इन सब को जो डिसइंफेक्ट किया जाएगा उसको हम लोग कंकरेंट डिसइंफेक्शन में रखेंगे, ठीक है। और एक आता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो टर्मिनल वाला जो होता है कि जिस केस में अब बॉडी जो है वो मतलब सोर्स नहीं है, इन्फेक्शन का सोर्स नहीं रह गया है, तो उस कंडीशन में फिर उसको टर्मिनल डिसइंफेक्शन के केस में उसको रखेंगे, ठीक है। यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि बॉडी यदि या तो डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से या तो आफ्टर डेथ, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन तभी करते हैं जब बॉडी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी अब वो सोर्स नहीं है इन्फेक्शन का तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर पूछा जा रहा है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए इनमें से जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन है उनमें किन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, ई। यानी ये तीनों जो ऑप्शन जो लास्ट में दिख रहे हैं, ऑटोक्लेविंग, ग्लूटाल्डिहाइड और हॉट एयर ओवन, तो इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। तो पिछले जो क्वेश्चन है उनमें मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, ग्लूटाल्डिहाइड के बारे में या तो हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलीफॉर्म काउंट इज डन बाय। जो कॉलीफॉर्म काउंट है वो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीपल ट्यूब मेथड, ठीक है। अब इसमें यदि कभी ऐसा आ जाए कि प्रिसम्प्टिक कॉलीफॉर्म काउंट जो होगा तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मल्टीपल ट्यूब मेथड इसमें भी होता है, प्रिसम्प्टिव में भी होता है। और डिफरेंशियल कॉलीफॉर्म काउंट यदि आ जाता है तो उसके लिए हम लोग इजिकमैन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेस्चराइज्ड मिल्क इज मोस्ट कॉमनली टेस्टेड बाय। जो पेस्चराइज मिल्क होते हैं मोस्ट कॉमनली टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फेटेज टेस्ट। आपको याद रखना है कि फॉस्फेटेज टेस्ट जो होता है वो एडिक्वेसी जो होगा पेस्चराइज मिल्क का उसको वो बताएगा, उसको चेक करेगा, ठीक है। जो एंजाइम्स फॉस्फेटेज होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं रॉ मिल्क में, ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब हम लोग पेस्चराइजेशन करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट सुटेबल डिसइंफेक्टेंट फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ HIV कंटामिनेटेड इंडोस्कोप इज। आपको पूछा जा रहा है कि HIV कंटामिनेटेड इंडोस्कोप जो होगा उसको डिकंटामिनेशन के लिए हम लोग कौन से डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखा है कि जितने भी इंडोस्कोप्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।